बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई के हवाले से रिपोर्ट जो है जारी की है, ये आपके साथ शेयर करेंगे और ये आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो मशकूक खतूत लिखे गए थे तो उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और ये बतलाया गया है कि रेशमा और गुलशाद खातून जो है जिन्होंने ये खतूत लिखे तो ये कौन है, ये अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत जो गुज़िश्ता कई महीनों से तनाज़ात का शिकार रहे हैं, बल्कि तनाज़े वो खुद ही बनाते रहे हैं, तो उनके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह अपडेट हुआ। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे आलमी बैंक की रिपोर्ट से। इस हवाले से हम न्यूज ने खबर दी है कि आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। आलमी बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह उन्होंने करार दिया है। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई 50% से बढ़ गई है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में काफी इजाफा हुआ है, जिसके सबब माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की अफरात-ए-ज़र 50.6% रही। आलमी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी अरसे में शहरी इलाकों में एनर्जी इन्फ्लेशन यानी तवानाई की महंगाई जो है वो 40.6% रही थी। पाकिस्तान में रवा माली साल के पहले छमाही में औसत महंगाई 28.8% रही है। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में पाकिस्तान में महंगाई जो है औसत महंगाई जो थी वो 25% थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम, फसलों की पैदावार में इजाफे के बावजूद महंगाई बढ़ी। आलमी मार्केट में कीमतों पर दबाव में कमी के बावजूद महंगाई में जो है पाकिस्तान में इजाफा हुआ। अब आलमी बैंक ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये जो होशरुबा रिपोर्ट जारी की है, तो आप इसे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। इन्होंने तो 50 साल का हवाला दिया है, मैं आपको सिर्फ गुज़िश्ता 2 साल का हवाला दे देता हूं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो ये कहा जा रहा था कि जी पीडीएम की हुकूमत जो है पहला उनका हदफ ये होगा कि महंगाई जो है उसमें कमी की जाए। उनके बाज वज़रा का तो ये भी इस्तेदलाल था उस वक्त के शायद महंगाई जो है वो आधी रह जाए, यानी डॉलर उस वक्त अगर 180 पर था तो इसहाक डार ये दावा कर रहे थे कि हम इसको वापस 100 पे लाएंगे। इस तरह आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें उन्होंने कहा कि कम करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे, गैस बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाएगी। लेकिन आप सिर्फ गुज़िश्ता 2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, महंगाई दुगना हुई है, यानी गरीब की कमर जो है वो टूट चुकी है। और मैं अक्सर कहता हूं, ये कहते हैं कि जी इमरान खान जेल में गया, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बने, इमरान खान को यक के बाद दीगर है, ये मुस्लिम लीग नून वाले ही कहते हैं, जो राना सनाउल्लाह कहते हैं, मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि जी यक के बाद दीगर है जो सजाएं दी गई तो उसकी वजह से जो है उसकी अवाम में हमदर्दियां बढ़ी और मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन में तवक्कुआत के मुताबिक जो है वो सीटें हासिल करने में नाकाम रही। हालांकि मैं समझता हूं कि ये वजह नहीं है इमरान खान के मुकदमात का और सजाओं का 8 फरवरी के इंतखाबात से इतना ताल्लुक नहीं है जितना पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में महंगाई दुगना की, महंगाई डबल की, और ये वो खमियाजा है जो उन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात में जो है भुगतना पड़ा है। लेकिन अब भी मेरा ख्याल है कि उन्हें शायद समझ नहीं आ रही, वो यही समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकी। हालांकि ये एक वजह हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी मसला है, जो इलेक्शन हारने की मुस्लिम लीग नून की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो है महंगाई। और जब तक महंगाई है इस मुल्क में, जब तक मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हुकूमत है महंगाई कम नहीं करेगी तो इमरान खान जेल में होंगे, बाहर होंगे, वो मकबूल ही होंगे। आप उसका रास्ता जो है किसी तरीके से नहीं रोक सकते, आप उसकी मकबूलियत जो है वो किसी तरीके से
کم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی ناکامیاں جو ہیں اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کریں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ان کی پارٹی تھی، نہ ان کا نشان تھا، اور نہ ان کے اس طرح کے کوئی نامی گرامی امیدوار تھے۔ یعنی بہت سارے نئے لوگ جو ہیں وہ میدان میں اترے اور انہوں نے حیرت انگیز نتائج جو ہیں وہ دیے، الیکشن وہ جیتے، جیل میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کو میرا خیال ہے سزائے دینا نہیں ہے، اس کی وجہ بنیادی وجہ مہنگائی ہے، غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے، غریب جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن شاید حکمرانوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اب بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو یک کے بعد دیگرے بہت سارے سینئر اینکر پرسن جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو ان کی اہلیہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، یک کے بعد دیگرے 8 فروری کے انتخابات سے قبل انہیں سزائیں سنائی گئی، تو اس سے عوام میں ان کی ہمدردیاں بڑھی، جس کی وجہ سے جو ہے مسلم لیگ نون کو وہ توقعات کے مطابق جو ہے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکی، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں وہ بھی نون کو دی گئی، لیکن پھر بھی نون لیگ کا جو ہے ہدف جو ہے وہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب بھی اگر ان حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود مقبولیت اور ان کے اقتدار کے ایوانوں میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بننے، وزراء بننے کے باوجود، صدر گورنر بننے کے باوجود جو مظلومیت ہے، جو ناکامی ہے، اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ نہ مقدمات ہیں نہ کوئی اور چیز ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے۔ اور قوم سمجھتی ہے کہ جو 16 مہینے شہباز شریف حکومت میں آئے تو انہوں نے مہنگائی دگنا کی، اب جب دوبارہ آئے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں تو اس میں مہنگائی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جس طرح جو چھوٹے تاجر ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے پالیسی فائنل کر لی گئی ہے۔ حالانکہ اس حکومت نے، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس دفعہ ٹیکسز جو ہیں، اس دفعہ قربانیاں جو ہیں وہ اشرافیہ دے گی، لیکن لگ رہا ہے کہ اشرافیہ قربانیاں نہیں دے رہی، ٹیکسز جو ہیں وہ پھر بھی وہی غریب، وہی تنخواہ دار جو ہے وہ دیں گے۔ میرے نزدیک جس دن یہ حکومت مہنگائی میں کمی کرے گی، اچھی خاصی کمی کرے گی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس حکومت کی، مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، عوام کا مسلم لیگ نون پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا۔ ورنہ میں آپ کو تھوڑا ہی عرصہ پہلے لے جاتا ہوں، سن 2018 میں عمران خان جیت گئے الیکشن، وہ جیت کے وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوتے رہے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون نے زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں۔ حالانکہ انہیں چور کہا گیا، چور، ڈاکو، یہ فلانا ڈمکانا، بار بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے باوجود ان کی کامیابیوں کا تناسب زیادہ تھا۔ اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ عمران خان دور میں بھی چونکہ وہ جو وعدے تھے انہوں نے پورے نہیں کیے تھے، چونکہ مہنگائی اس وقت بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ جتنی مہنگائی گزشتہ 2 سالوں میں جب سے جی پی ڈی ایم حکومت بنی سن 2022 میں، اس کے بعد سے اب تک جو پی ڈی ایم یہ 2 حکومت بنی ہے تو جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی دگنا ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان کے دور میں تھوڑی مہنگائی ہوئی تو پھر بھی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، تو ان کے دور میں تو مہنگائی دگنا ہوئی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خمیازہ نہیں بھگتیں گے، یہ خمیازہ بھگتیں گے، اور یہ اس وقت تک خمیازہ بھگتیں گے جب تک یہ مہنگائی کو کم نہیں کریں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا آپ تیا پانچا کر دیں، آپ اس پارٹی کو ختم بھی کر دیں، تو جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی، آپ مجھ سے آج بھی یہ لکھ کے لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا تو درکنار، آپ اس کی مقبولیت میں 1% کمی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت مہنگائی کو کم کر کے جو ہے مسلم لیگ نون کی مقبولیت بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ مہنگائی میں اضافہ کر کے مسلم لیگ نون کو خدا نخواستہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بناتے ہیں۔ دوسری خبر شیئر کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط کی تحقیقات میں جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو موصول ہو گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی ہے۔ یہ خط جو ہے یہ ایک شخص نے جو ہے لکھے ہیں۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق تینوں عدالتوں کے ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے۔ ریشمہ گلشاد خاتون کے نام سے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے، یعنی یہ ایک ہی شخص نے لکھے اور نام جو ہے ریشمہ اور گلشاد کے انہوں نے ڈالے۔ تینوں کورٹس کو بھجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے، یعنی سب جو ہے وہ پنڈی سے بھجوائے گئے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ ججز کو خطوط میں ڈالا گیا آرسینک بھی ایک ہی شخص نے خریدا۔ خطوط میں موجود
आर्सेनिक कहां से खरीदा गया, इसके भी वो कह रहे हैं कि करीब पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पोस्ट बक्सेस के करीब से हासिल सीसीटीवी वीडियोस का नादरा से शनाख्त का जो है वो अमल जारी है। यकीनन मामला ये काफी आसान हो गया है। अब जिन दुकानों पर ये आर्सेनिक जो है ये फरोख्त होता है, वहां की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए या वहां पर जाकर उनसे पूछा जाए। इतना मुश्किल काम नहीं है एजेंसियों के लिए, वहां पर वो पूछ ले कि इतने मकदार में जो है आर्सेनिक कौन खरीद कर लेके गया था, तो मेरा ख्याल है मुलजम जो है वो बेनकाब हो जाएगा। ऐसे वक्त में जी धमकी आमेज खतूत जो है वो सामने आए थे कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान जो है उन्होंने खत लिखा था कि जी हमारे मामलात में एग्जीक्यूटिव और बाज एजेंसियां जो है वो मदाखलत कर रही हैं। बहरहाल इस मामले का भी ड्राफ्ट सील होने जा रहा है और 6 जजेस के खतूत का मामला जो है वो तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में जेर समात है और ईद के बाद चूंकि 29 अप्रैल अगली तारीख है, तो लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है समात जो है वो करेगा और दोनों मामलात अब लग रहा है कि अपने मंतकी अंजाम को जो है वो पहुंचने वाले हैं। आखिर में शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा MNA शेर अफजल मरवत ने पार्टी में अपने तमाम इख्तिलाफात खत्म करने का ऐलान किया है। अपने बयान में वीडियो बयान उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी इख्तिलाफात से मुताल्लिक बयानात बंद करने का फैसला किया है। 2 माह से मीडिया पर PTI में इख्तिलाफात का गेम चलाया जा रहा है। इस मामले में मुझे अपनी गफलत भी नजर आई, एहसास हुआ है। हमें जिम्मेदारी से अपने किरदार का तायन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में अपने तमाम मसाइल को आज से खत्म कर रहा हूं। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा भी करे तो जवाब नहीं दिया जाएगा। हमने पहले कहा था कि शेर अफजल मरवत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, सबसे ज्यादा खिदमत हैं, लेकिन चूंकि वो जज रहे हैं और जज चूंकि आर्डर पास करते हैं, आर्डर किसी के सुनते नहीं है। 6 जज साहिबान के खत ने अलबत्ता ये जो मामला है ये भी कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है कि नहीं, जज साहिबान जो है वो आर्डर लेते भी है, उन्हें आर्डर दिए भी जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो दिए हुए आर्डर जो है वो भी जारी करते हैं। लेकिन चूंकि शेर अफजल मरवत जो है वो लोअर कोर्ट्स में रहे हैं, तो चूंकि वो आर्डर जारी करने के आदी थे, आर्डर किसी के सुनने के आदी नहीं थे, बात किसी के सुनने के आदी नहीं थे, तो इसलिए जब भी उन्होंने कोई मुतनाज़ा बयान दिया, पार्टी ने अप्रोच किया, किसी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने बबंगे दोहल कहा कि मैं इमरान खान के सिवा किसी को, उन्होंने कहा कि मुंह ही नहीं लगाता। और यही वजह है कि उनके लिए तनाज़ात खड़े हुए, उन्होंने खुद भी तनाज़ात फैलाने की कोशिश की। यानी आप परसों का ही देख लें कि उनके साथ बैरिस्टर गौर खड़े हुए हैं और उनसे जब सवाल किया गया कि शेर अफजल मरवत को जो है वो फोकल पर्सन की से जो है निकाल दिया गया है और उन्हें जो है कार्नर करने की कोशिश की जा रही है, तो बैरिस्टर गौर चूंकि शरीफ आदमी है, तो उन्होंने कहा इस तरह कोई बात नहीं है, शेर अफजल मरवत जो है मेरे पास खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, वो अब भी हमारी जो सफ़े अव्वल की टीम है उसका हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो सियासी कमेटी बनाई है उसमें भी शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो शामिल है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो उस वक्त भी चुप नहीं हुए। उन्होंने साफी को इशारा करके कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी टांगे खींची जा रही हैं, लेकिन अब जो मेरी टांगे खींचेगा तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यानी वो बात ठीक भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते, अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आई कि किस जगह क्या बात करनी है और किस जगह क्या बात नहीं करनी। तो अब सियासी मामलात पर जो है, मुल्की मामलात पर जो है, या उनकी पार्टी की कोई पोजीशन है तो उस पर जो है वो किसी जगह भी बात कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर की बातें जो हैं वो पार्टी फोरम पर करनी होती है। शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी के अंदर की बातें जो हैं वो चौको चौराहों में लाते हैं, और जो चौको चौराहों में करने की बातें होती हैं तो वो पार्टी के अंदर कोर कमेटी की मीटिंग्स में करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनकी चपकलिश हो जाती है। बल्कि बाज़ औक़ात कहा जाता है कि जी उनकी फलां से लड़ाई होगी, फलां से लड़ाई हो गई, और वो तो बाकायदा नाम लेते हैं कि जी फलां से हम तंग हैं, फलां से। उन्होंने एक दफा हामिद खान का नाम लिया, इसके साथ साथ जो तर्जुमान है रहूफ हसन, उन पर तनकीद की, और सबसे पहले मेरा ख्याल है उन्होंने जो इस्लामाबाद से उनके वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने हदफ तनकीद का निशाना बनाया था। तो शेर अफजल मरवत जो है अगर उनके रवैये में तब्दीली आ जाए तो मेरा ख्याल है खिदमत में वो सबसे आगे हैं, और लगता है कि शायद पार्टी की क़यादत और स्पेशली इमरान खान ने कोई पैगाम भिजवाया है जिसकी वजह से उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।